डियर लर्नर, जय हिंद। मैं सुल्तान। स्वागत है आपका आज के स्पेशल एजुकेशन क्वेश्चन बैंक यानी कि विशेष शिक्षा प्रश्न बैंक के MCQ सीरीज 21, जिसमें बहुत ही धमाकेदार प्रश्न हैं। आपका पिछले वीडियो में एक सवाल था कि सर प्रश्नों की संख्या बढ़ाइए, आपको इस वीडियो में वो भी देखने को मिलेगा। इससे पहले MCQ सीरीज के 1 से 20 तक के वीडियोज बनाए जा चुके हैं जो कि स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड ही हैं। आप उन सभी वीडियोस को चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ से देख सकते हैं, या फिर मैं उन सभी वीडियोज का लिंक इस MCQ सीरीज 21 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप यहाँ से भी लिंक को क्लिक करके प्रत्येक वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा भी चैनल में बहुत सी स्पेशल एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन या रिहेबिलिटेशन से संबंधित वीडियोज़ हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं, जो बहुत ही उपयोगी वीडियोस हैं जिसमें आप बारीकियों को समझ पाएंगे। ये वीडियो आपके विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी है। कोई भी एग्ज़ाम हो या कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या कोई वैकेंसी आई हो, उससे संबंधित एग्ज़ाम होना हो, यदि उसमें स्पेशल एजुकेशन से संबंधित प्रश्न आते हैं तो वह आपके लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, स्किप बिल्कुल मत करिए, क्योंकि आप स्किप कर देंगे तो जो बेहतर प्रश्न और उत्तरों का संगम है उसे आप छोड़ देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। MCQ सीरीज 21 का पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने कि भारत में पहली बार राजपथ पर भारतीय सांकेतिक भाषा की झांकी कब निकाली गई। ये बहुत गर्व की बात है कि भारतीय सांकेतिक भाषा की भी झांकी राजपथ पर निकाली गई। इससे पहले विभिन्न प्रकार की संस्कृति से संबंधित झांकियाँ निकाली जाती थी, अलग अलग स्टेट की, जो हमारी संस्कृति को दर्शाता था। लेकिन बधिर समुदाय की जो भाषाई संस्कृति है, सांकेतिक भाषा, इसको भी राजपथ पर झांकी निकाली गई। ये बहुत बधिर समुदाय के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो चलिए देखते हैं ये झांकी कब निकाली गई। ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 26 जनवरी 2020 एंड ऑप्शन डी 26 जनवरी 2021। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 26 जनवरी 2021। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके सामने है कि ISLRTC ने सांकेतिक भाषा शब्दकोश का प्रथम एडिशन कब लॉन्च किया। ISLRTC मतलब इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। यह एक राष्ट्रीय संस्थान है जो कि सांकेतिक भाषा का है और यह नई दिल्ली में स्थित है। और यह सांकेतिक भाषा से संबंधित डिक्शनरी को लॉन्च कर चुका है। और वह प्रथम एडिशन कब लॉन्च किया गया, हम उसके बारे में देखते हैं। ऑप्शन ए 23 सितंबर 2018, ऑप्शन बी 22 जुलाई 2019, ऑप्शन सी 23 मार्च 2018, ऑप्शन डी 23 अगस्त 2017। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 23 मार्च 2018। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके सामने है कि ISLRTC, जो मैं अभी पिछले क्वेश्चन में आपको फुल नेम बता चुका हूं कि ISLRTC अभी तक कितने शब्दों की शब्दकोश लॉन्च कर चुका है, यानी कि जो सांकेतिक भाषा के वर्ड्स हैं वो कितने शब्द हो चुके हैं, डिक्शनरी लॉन्च हो चुकी है सांकेतिक भाषा की, तो वो कितने शब्दकोश हैं। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए 10,000 यानी कि 10,000, ऑप्शन बी 3,000 यानी कि 3,000, ऑप्शन सी 5,000 यानी कि 5,000 एंड ऑप्शन डी 2,000 यानी कि 2,000। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 10,000। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके सामने है कि पैरालंपिक में
व्हील चेयर मैराथन दौड़ किस वर्ष शुरू की गई थी? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। ऑप्शन ए 1980 में, ऑप्शन बी 1881 में, ऑप्शन सी 1982 या फिर ऑप्शन डी 1883। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1982। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपके सामने है और बहुत ही बेहतर प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 5 की निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक हकलाने की समस्या को दूर करने के लिए प्रयोग की जाती है? यानी कि इसमें हम देखना है कि ऐसी कौन सी तकनीक है जो हकलाने की समस्या को दूर करती है। आप देखिए, ऑप्शन ए उद्देश्यपूर्ण भाषण, ऑप्शन बी व्यवहारिक भाषण, ऑप्शन सी विलंबित भाषण, ऑप्शन डी लंबे समय तक भाषण। जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन डी प्रोलॉन्ग्ड स्पीच, यानी कि लंबे समय तक भाषण। ये जो हकलाना है ये लर्निंग डिसेबिलिटी का एक प्रकार में भी आता है जिसे हम डिसलेलिया कहते हैं। हकलाना का मतलब होता है किसी शब्द को रुक रुक कर बोलना। जब ऐसी समस्या होती है तो हम मानते हैं कि बच्चा हकला रहा है। एक होता है तुतलाना, जब किसी शब्द को ऐसे बोलता है कि समझ में पूरी तरीके से नहीं आता है। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, मैं तुतलाने का एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे अपने बारे में कि मेरा नाम सुल्तान है। तो ये क्या है? तुतलाना है, जो कि बिल्कुल क्लियर नहीं है। लेकिन जब हकलाने की बात आती है तो यहाँ पर रुक रुक कर होता है। जैसे मेरा नाम, तो अब मैं क्या किया कि रुक रुक कर बोला, यानी कि ये हकलाने की समस्या से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके सामने है कि समावेशन शुरू होता है, यानी कि जो इंक्लूजन है वो कब से स्टार्ट होता है? ऑप्शन ए मॉन्टेसरी लेवल, यानी कि जो मॉन्टेसरी पद्धति थी उसके अनुसार या उस स्तर पर। ऑप्शन बी प्राइमरी लेवल, यानी कि प्राथमिक स्तर। ऑप्शन सी सेकेंडरी लेवल, यानी कि द्वितीयक स्तर। या फिर ऑप्शन डी हायर सेकेंडरी लेवल, यानी कि उच्चतर माध्यमिक स्तर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मॉन्टेसरी लेवल। मॉन्टेसरी लेवल यानी कि जो शिशुओं के लिए शिक्षा पद्धति थी, मारिया मॉन्टेसरी ने लागू किया था, वहाँ से इंक्लूजन की स्टार्ट होती है। क्योंकि उस समय बिल्कुल बच्चे का शुरुआती दौर होता है, तो वहीं से समावेशन यदि शुरू हो जाता है तो उसके जीवन में बेहतर समावेशन हो पाता है। क्योंकि समावेशन एक ऐसी एक भावना है, एक प्रकार का दृष्टिकोण है, एक होलिस्टिक अप्रोच है। ऐसा नहीं कि समावेशन को जब चाहे तब हम प्राप्त कर लें कि 5 साल में मेरा बेटा सीख लेगा समावेशन, 10 साल में सीख लेगा, ऐसा नहीं है। और ना ही कोई वस्तु है जो कि हम 1 किलो 2 किलो समावेशन ले आएंगे उसी से 5-10 साल काम चला लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये शुरुआत से ही समावेशन शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपके सामने है कि मध्यम बौद्धिक अक्षम वाले बच्चे हैं जो कि मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड कहलाते हैं। तो देखते हैं वो कौन है। ऑप्शन ए एडुकेबल, यानी कि शिक्षणीय। ऑप्शन बी ट्रेनेबल, यानी कि प्रशिक्षणीय। ऑप्शन सी कस्टोडियल, यानी कि संरक्षण। या फिर ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ट्रेनेबल, यानी कि जो मध्यम बौद्धिक अक्षम वाले बच्चे होते हैं उनको ट्रेनिंग के थ्रू उनकी सामाजिक गतिविधियों को सिखाया जा सकता है और दैनिक जो कार्य होते हैं उनको भी सिखाया जा सकता है ट्रेनिंग के थ्रू। और जो मध्यम बौद्धिक अक्षम वाले यानी मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, उसका जो आईक्यू होता है वो होता है 35 से 50। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 8
जो कि आपके सामने है कि जब कोई विकलांग बच्चा पहली बार स्कूल आता है तो शिक्षक को चाहिए, यानी कि शिक्षक को क्या करना चाहिए, चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए, एक प्रवेश परीक्षा आयोजित करेगा। ऑप्शन बी, विकलांगता के अनुसार बच्चे को एक विशेष स्कूल में रेफर कर देगा। या फिर ऑप्शन सी, उसे अन्य छात्रों से अलग कर देगा। या फिर ऑप्शन डी, सहयोगी योजनाओं को विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करेगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सहयोगी योजनाओं को विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करेगा। तो ये एक बेहतरीन सवाल था, इसे आप जरूर ध्यान में रखें। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आपके सामने है कि वंशानुगत विकार संबंधित है, यानी कि इनहेरिटेड डिसऑर्डर इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है देखते हैं। ऑप्शन ए, थैलेसीमिया। ऑप्शन बी, सिकल सेल डिजीज। ऑप्शन सी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी कि बौद्धिक अक्षमता। एंड ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव यानी कि उपर्युक्त सभी। तो जो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, थैलेसीमिया। ये जितनी भी विकलांगताएं हैं, थैलेसीमिया, सिकल सेल डिजीज, हालांकि बौद्धिक अक्षमता भी उसमें आती है, लेकिन अभी किस प्रकार की विकलांगताएं हो गई हैं, इसलिए आप RPWD एक्ट को पूरा बहुत अच्छे से पढ़िए, उसी से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 कि UDL का पूर्ण रूप है। ऑप्शन ए, यूनिवर्सिटी डिज़ाइन फॉर लर्निंग। ऑप्शन बी, यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग। ऑप्शन सी, यूनाइटेड डिज़ाइन फॉर लर्निंग। एंड ऑप्शन डी, यूनिवर्सल डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग। यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग का मतलब होता है एक ऐसा ढांचा जहां पर सार्वभौमिक रूप से सभी बच्चे एक साथ सीख सकें, किसी भी तरीके की कोई बाउंडेशन ना हो, जहां पर एकदम हेल्दी और फ्रीली एजुकेशन, बेहतर लर्निंग हो सके। क्वेश्चन नंबर 11 जो कि आपके सामने है कि अनुकूलित पाठ्यक्रम द्वारा छात्रों को किस तरह के अवसर प्राप्त होते हैं, यानी कि जो एडॉप्टिव करिकुलम होता है, किस तरह के अवसर प्राप्त होते हैं। मैं आपको बता दूं, जो अनुकूलित पाठ्यक्रम होता है वो ऐसा पाठ्यक्रम होता है कि उसमें जो भी कंटेंट होंगे या उस पाठ्यक्रम से संबंधित जो भी गतिविधियां होंगी वो बच्चे के अनुसार होंगी, तो उसी को हम अनुकूलित कहते हैं। ऑप्शन ए, जीवन की कला, आर्ट ऑफ लाइफ। ऑप्शन बी, एप्रोप्रिएट डायरेक्शन यानी कि उपयुक्त दिशा निर्देश। ऑप्शन सी, कंसंट्रेशन फॉर गोल यानी कि लक्ष्य के लिए एकाग्रता। एंड ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव यानी कि उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव यानी कि उपर्युक्त सभी। क्योंकि अगर अनुकूलित नहीं होगा तो फिर उसकी जो लाइफ है वो आर्ट नहीं हो पाएगी, और ना ही वो दिशा निर्देश को बहुत अच्छे से सुनेगा, और ना ही उसके लिए वो उपयुक्त होगा, और ना उसका कोई लक्ष्य की पूर्ति होगी। मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि आप इंजीनियर बने और आपको डॉक्टरी की पढ़ाई करवाई जा रही है, या फिर आप चाहते हैं कि शिक्षक बने, आपको इंजीनियर बनाया जा रहा है, आपका बिल्कुल मन नहीं लगेगा। अभी मैं हूँ, ये आपके अगर अनुकूल ना हो, ये जितने भी सवाल हैं, तो शायद आप भी इसे नहीं देखेंगे, ना आप कोई दिशा निर्देश सुनेंगे, ना आपके जीवन के लिए कोई लाभदायक है। तो इसलिए आवश्यक होता है कि यदि अनुकूलित है तो बेहतर है। क्वेश्चन नंबर 12 है जो आपके सामने है कि भारत में RTE एक्ट कब लागू हुआ था। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए, 10 अप्रैल 2010। ऑप्शन बी, 1 अप्रैल 2010। ऑप्शन सी, 1 मार्च 2010। ऑप्शन डी, 4 मार्च 2010। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1 अप्रैल 2010। क्वेश्चन नंबर 13 है जो आपके सामने है कि दृष्टिबाधित बच्चे ज्ञान अर्जित करते हैं, यानी कि जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं, जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, वो ज्ञान को कैसे अर्जित करते हैं, कैसे सीखते हैं। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए, टैक्टाइल सेंस यानी कि स्पर्श इंद्रिय से। ऑप्शन बी, विजुअल सेंस यानी कि दृश्य इंद्रिय से। या ऑप्शन सी, ए एंड बी बोथ यानी कि दोनों। या ऑप्शन डी, नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है
ऑप्शन ए टेक्टाइल सेंस यानी कि स्पर्श इंद्रिय से, बिल्कुल, क्योंकि स्पर्श करके सीखते हैं। दृश्य इंद्रिय से इसलिए नहीं सीख सकते क्योंकि ये देख नहीं सकते, इनको देखने में समस्या होती है। लेकिन अगर यहाँ पर ऑप्शन होता ऑडिटरी सेंस तो बिल्कुल वो काम करता, वो सही होता, क्योंकि ये सुन सकते हैं तो उससे वो सीख सकते हैं। लेकिन अभी जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि 14 जो आपके सामने है और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है कि यदि पोषण की कमी के कारण कोई बच्चा बौद्धिक अक्षम हो जाता है तब वह बौद्धिक अक्षमता के किस वर्गीकरण में आता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। ऑप्शन ए मेडिकल क्लासिफिकेशन यानी कि चिकित्सकीय वर्गीकरण, ऑप्शन बी साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी कि मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण, ऑप्शन सी एजुकेशनल क्लासिफिकेशन यानी कि शैक्षिक वर्गीकरण, या फिर ऑप्शन डी फिजिकल क्लासिफिकेशन यानी कि भौतिक वर्गीकरण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मेडिकल क्लासिफिकेशन यानी कि चिकित्सकीय वर्गीकरण। जो क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है कि पोषण की कमी के कारण, क्योंकि जितने भी कारक होते हैं जिन कारणों से होता है वो सब मेडिकल के अंतर्गत आते हैं। आप जानते हैं कि बौद्धिक अक्षमता के तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से? मेडिकल क्लासिफिकेशन यानी कि चिकित्सीय वर्गीकरण, साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी कि मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण, एजुकेशनल क्लासिफिकेशन यानी कि शैक्षिक वर्गीकरण। तो मेडिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत हमारा पोषण हो गया, या कोई माता से संबंधित समस्या हो गई, या कोई अन्य कारण हो गया। लेकिन जो मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण है इसके अंतर्गत आपका माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड इसके अंतर्गत हम बांट देते हैं। जो शैक्षिक वर्गीकरण है वो एडुकेबल, ट्रेनेबल एंड कस्टोडियल इसके अंतर्गत आ जाता है। और जो भौतिक वर्गीकरण है ये बौद्धिक अक्षमता का वर्गीकरण नहीं है, इसलिए ये गलत है, इनमें शामिल नहीं है। लेकिन हमारा जो सवाल है उसके अनुसार ऑप्शन ए सही होगा, मेडिकल क्लासिफिकेशन यानी कि चिकित्सकीय वर्गीकरण। क्वेश्चन नंबर 15 जो आपके सामने है कि सीआईडी का पूर्ण रूप है। ऑप्शन ए क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, ऑप्शन बी क्रॉस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, जो ऑप्शन बी है मैं उसको दोबारा पढ़ देता हूं, क्रॉस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ऑप्शन सी कस्टोडियल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, या फिर ऑप्शन डी क्रोनोलॉजिकल इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कस्टोडियल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, क्योंकि हम डिसेबिलिटी से रिलेटेड प्रश्न पढ़ रहे हैं ना कि क्राइम ब्रांच से। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 जो कि आपके सामने है कि गंभीर स्तर की बौद्धिक अक्षमता की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, ये आपको ध्यान देना है। जो आईक्यू होता है, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, वो जो सीवियर कैटेगरी का, सीवियर लेवल का जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल पर्सन होता है, ये व्यक्ति होता है, बच्चा होता है, कितनी होती है? ऑप्शन ए 50 से 70, ऑप्शन बी 35 से 50, ऑप्शन सी 20 से 35 एंड ऑप्शन डी बिलो 20। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 20 से 35। क्वेश्चन नंबर 17 यानी कि प्रश्न 17 जो आपके सामने है कि विकलांगजन अधिनियम यानी कि विकलांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार दृष्टिहीनता की परिभाषा है, यानी कि जो अकॉर्डिंग टू आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग कौन सी डेफिनेशन है, क्या कहती है ये डेफिनेशन, हम देखते हैं। ऑप्शन ए कि टोटल अब्सेंस ऑफ विजन यानी कि दृष्टि का पूर्ण अभाव होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन बी क्या कहता है कि सर्वोत्तम संभव सुधार के पश्चात बेहतर आंख में दृष्टि तीक्ष्णता 3/60 एम मतलब मीटर को संबोधित करता है, स्नेलन से कम, या 10/200 एफ मतलब फीट को संबोधित करता है, स्नेलन से कम। अब ये स्नेलन क्या है? स्नेलन एक चार्ट होता है जिसे मैंने आपको पिछले एमसीक्यू सीरीज या किसी एक एमसीक्यू सीरीज में दिखाया था। आप उस सभी एमसीक्यू सीरीज को देखेंगे आप तो स्नेलन चार्ट को भी समझ जाएंगे। हरमन स्नेलन ने इस चार्ट को बनाया था।
तो अच्छा, 3/60 का क्या मतलब होता है, मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। 3/60 का मतलब होता है कि यदि कोई सामान्य व्यक्ति किसी वस्तु को 60 मीटर की दूरी से देख सकता है, तो उसी वस्तु को एक दृष्टिबाधित बालक 3 मीटर या उससे कम मीटर की दूरी से देख पाएगा, तभी हम उसको कहेंगे कि वो दृष्टिहीन है। इसी तरीके से 10/200 फुट को आप डिफाइन कर सकते हैं। बस आप उसमें फुट लगा देंगे कि जब कोई व्यक्ति, या यूँ कहें कि जब कोई सामान्य व्यक्ति किसी वस्तु को 200 फुट की दूरी से देख सकता है, उसी वस्तु को एक दृष्टिहीन बालक 10 फुट या उससे कम दूरी से ही देख पाएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। स्नेलन क्या है, एक चार्ट का नाम है। कभी आप आंखों की जांच कराने गए हों तो आपको शीशा सामने लगा रहता है, उसके पीछे एक चार्ट रहता है, विभिन्न प्रकार के आकार वाले अक्षर बने रहते हैं, विभिन्न प्रकार के आकार वाले चित्र बने रहते हैं, छोटे छोटे महीन महीन, ताकि आपकी आंखों को चेक किया जा सके। वही स्नेलन चार्ट होता है। ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ, या फिर ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ, और बा दोनों। यानी कि 2016 जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है उसके अनुसार यही है कि पूरी तरीके से देख ना पाता हो, और उसका जो विजुअल इक्विटी है, यानी कि जो देखने की क्षमता है, दृष्टि तीक्ष्णता है, वो कितनी होनी चाहिए, कितने स्नेलन होनी चाहिए, 3/60 या 10/200 मीटर या फुट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 जो आपके सामने है, और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है कि वाणी हानि वाले बच्चों की सहायता की जा सकती है। यानी कि जो स्पीच इम्पेयरमेंट बच्चे होते हैं उनका आप कैसे उनकी सहायता कर सकते हैं। ऑप्शन ए, उन्हें कक्षा में विचार व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहन करना। ऑप्शन बी, उसे सही ध्वनि का उच्चारण करने में मदद करना। ऑप्शन सी, बोलचाल की गलतियों के लिए उसकी मदद करना। एंड ऑप्शन डी, पूर्ण मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञ को रेफर करना। तो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, पूर्ण मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञ को रेफर करना। अब मान लीजिए कि कोई स्पेशल एजुकेटर है, अब उसके पास ऐसा बच्चा आ गया जो बोल नहीं पाता है, क्योंकि वो स्पेशलिस्ट भी नहीं है, तो वो चाहेगा कि इसका पूरी तरीके से बेहतर मूल्यांकन हो जाए कि ये जो बोल नहीं पाता तो क्या क्या नहीं बोल पाता, किस स्तर का है, इससे संबंधित एसोसिएट समस्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं। तो यदि स्पीच थेरेपिस्ट के पास भेज देगा तो यानी कि जो विशेषज्ञ है उससे संबंधित, वो पूरी तरीके से उसका असेसमेंट कर लेगा। और यदि आप असेसमेंट अच्छे से कर जाता है तो फिर आप उसके लिए बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं कि अब बच्चे को कैसे सिखाना है, क्योंकि बिना असेसमेंट के, बिना उसके बारे में समस्या की जानकारी के, बिना उसकी विशेषता के बारे में जाने आप उसके लिए योजना बना ही नहीं सकते। और यदि आप योजना बनाते हैं तो वो योजना गलत हो जाएगी, क्योंकि उसके लिए एडॉप्टिव नहीं होगी, अनुकूलित नहीं होगी, तो फिर आपके पढ़ाने ना पढ़ाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए स्पेशलिस्ट के पास रेफर करना बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 जो आपके सामने है कि यदि कोई विद्यार्थी 15 को 51 समझता है तो वह किससे संबंधित है। बहुत ही बेहतर प्रश्न है, आप समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, विजुअल इम्पेयरमेंट यानी कि दृष्टिबाधिता से संबंधित है, या ऑप्शन बी, लर्निंग डिसेबिलिटी यानी कि अधिगम अक्षमता से संबंधित है, या फिर ऑप्शन सी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी कि बौद्धिक अक्षमता से संबंधित है, या फिर ऑप्शन डी, हियरिंग इम्पेयरमेंट यानी कि श्रवण बाधिता से संबंधित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लर्निंग डिसेबिलिटी अधिगम अक्षमता से संबंधित है। आप जानते हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटी का एक प्रकार है जिसे हम डिसकैलकुलिया कहते हैं, यानी कि उसको गणितीय गणना में समस्या होती है। अब वो संख्याओं को भी नहीं समझ पाता है, 15 को 51 समझता है, तो वो लर्निंग डिसेबिलिटी के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि 20, स्कूल की तैयारी या तत्परता को प्रभावित करने वाले कारक कौन है। आप जानते हैं कि स्कूल रेडीनेस जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है किसी भी बच्चे के लिए,
तो ऑप्शन देखते हैं कौन कौन से कारक इनको कौन कौन से प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन ए फैमिली बैकग्राउंड यानी कि पारिवारिक पृष्ठभूमि, ऑप्शन बी क्लासरूम इन्वायरमेंट यानी कि कक्षा का वातावरण, ऑप्शन सी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ फैमिली यानी कि परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव यानी कि उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव यानी कि उपर्युक्त सभी। हम स्कूल की तैयारी क्यों करते हैं, क्यों रेडीनेस करते हैं? ताकि बच्चे के संज्ञानात्मक, शारीरिक और भी विभिन्न प्रकार के भाषाई, कम्युनिकेशन सभी क्षेत्रों को हम बेहतर बना सकें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यदि एक निर्धन परिवार का बच्चा है और खास करके वो डिसेबल्ड है, तो सोचिए वो पढ़ा ही नहीं पाते अपने बच्चे को। पहले ये स्थिति हुआ करती थी कि दिव्यांग बच्चों को मार दिया जाता था, जला दिया जाता था, उनको खाई में फेंक दिया जाता था, क्योंकि इनको समझते नहीं थे। आज तो फिर भी इनको समझने लगे और कम से कम एजुकेशन प्रोवाइड करने लगे। लेकिन आज भी यदि गरीब तबके के लोग हैं तो वो बिल्कुल भी, उनकी अगर पारिवारिक पृष्ठभूमि बेहतर नहीं है, बैकग्राउंड उनका अच्छा नहीं है, तो उनके बच्चे अशिक्षित रह जाते हैं या वो सीख नहीं पाते हैं। कक्षा का वातावरण बहुत मायने रखता है। वहाँ के बच्चे या वहाँ का कैसे वातावरण है जहाँ सीख सकते हैं बच्चे, शिक्षक का क्या माहौल है, किस तरीके से वो व्यवहारिक है, किस तरीके से बच्चों को समझता है। इसके अलावा परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति बहुत वेरी करती है, यानी कि पारिवारिक पृष्ठभूमि, चाहे वो भाषाई पृष्ठभूमि हो, चाहे उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि हो, कुछ भी हो। और यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है परिवार की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, तो ये चीज़ें बहुत वेरी करती हैं, बहुत प्रभावित करती हैं बच्चों को। ऐसा नहीं कि केवल एक दो पॉइंट, बहुत सारे अभी पॉइंट हैं, लेकिन यहाँ पर 4 ऑप्शन से ज़्यादा दे नहीं सकते थे, 3 ऑप्शन से ज़्यादा, इसलिए यहाँ पर 3 ही ऑप्शन आपको मिले। बाकी आपको जो स्कूल की तैयारी है इससे रिलेटेड भी कोशिश करूँगा कि एक वीडियो पूरा बना दूँ ताकि आप पूरी बेहतर जानकारी प्राप्त कर सकें। फिलहाल अभी जो क्वेश्चन नंबर 20 है उसका सही जवाब है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 21 जो आपके सामने है, ये क्वेश्चन इसलिए बढ़े क्योंकि आपका कहना था कि सर आप ज़रूर क्वेश्चंस को बढ़ाइए, आप रिक्वेस्ट किए, इसलिए आपकी डिमांड पर ये क्वेश्चंस बढ़ाए गए हैं। अदरवाइज पिछले की जो सीरीज़ है उनमें 15 की सीरीज चलती थी, लेकिन अब आगे देखते जाइए कितने हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 21 है 21 कि डिसलेक्सिया के लिए पहला परीक्षण कहाँ विकसित हुआ था? ध्यान दीजिए, जो डिसलेक्सिया जिसे बोलने में प्रॉब्लम होती है, तो ये चीज़ें आप ध्यान दीजिए, यानी कि बोलने में प्रॉब्लम होती है, किसी चीज़ को पढ़ नहीं पाता है, तो इससे संबंधित अगर समस्या थी तो सबसे पहले परीक्षण कहाँ विकसित हुआ था? देखते हैं। ए अमेरिका, बी जर्मन, सी ब्रिटेन, डी भारत। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अमेरिका। परीक्षण का मतलब होता है टेस्ट, यानी कि किस तरीके से हम ये पता लगाएं कि डिसलेक्सिया है बच्चे को, या उसको ऐसी क्या समस्या है जिससे ये पता चल सके कि वास्तव में यही डिसलेक्सिया है, क्या क्या तत्व होंगे टेस्ट करने के, वो विकसित हुआ था। और कहाँ हुआ था सबसे पहला? अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 22, इसके शब्द इधर उधर हैं, बट आपको ध्यान देना है कि यदि किसी बच्चे की एक आंख की रोशनी चली गई हो या एक कान खराब हो गया हो और बच्चा आसानी से स्कूल जा सके और पढ़ाई कर सके, तो उसे क्या कहा जाता है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। आप यदि इसको सही से समझेंगे और जब आप आंसर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए विकलांगता यानी कि हैंडीकैप कहते हैं। अगर बच्चे को किसी की आंख की रोशनी चली गई हो या कान खराब हो गया हो, इस तरीके का अगर प्रॉब्लम हो जाता है, बच्चा स्कूल जाता है, तो आप उसे किस नाम से बुलाते हैं? हैंडीकैप, विकलांग। ऑप्शन बी पर्सन्स विद डिसेबिलिटी यानी कि विकलांगजन। ऑप्शन सी इम्पेयरमेंट चाइल्ड यानी कि बाधित बच्चा। ऑप्शन डी एक्सेप्शनल चाइल्ड यानी कि असाधारण बच्चा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी
पर्सन्स विद डिसेबिलिटी यानी कि विकलांगजन। आप क्योंकि ये प्रोफिटेबल है पूरी तरीके से, ये हमारे अधिनियम में है कि इनको विकलांगजन कहा जाएगा। केवल ऐसे नहीं कहा जाए ए विकलांग इधर आ, या बाधित हम कहते नहीं हैं, या असाधारण नहीं कहते हैं। अगर किसी ऐसे बच्चे को, असाधारण जो है एक एक्सेप्शनल चाइल्ड अलग ही होता है, तो यहाँ पर हम विकलांगजन कहते हैं ऐसे बच्चों को, ना कि अन्यथा अनावश्यक शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसलिए आपको यह जानना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 23 यानी कि 23 प्रश्न जो आपके सामने है कि विचार व्यक्त ना कर पाना अक्षमता होती है। ये देखिए, अगर कोई अपना विचार नहीं व्यक्त कर पाता तो उसको भी प्रॉब्लम है, अक्षम है। आप जानते हैं कि विचार जब भी हम व्यक्त करते हैं तो उसमें भाषा जरूर शामिल होती है। बिना भाषा के विचारों की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती है, क्योंकि विचार तो चलो सोच लेगा, लेकिन सोचेगा किसी ना किसी भाषा में ही, और जब वो एक्सप्रेस करेगा तो शब्दों के द्वारा एक्सप्रेस करेगा, तो इसलिए भाषा होना बहुत जरूरी है। तो लेकिन देखते हैं, अगर विचार व्यक्त ना कर पाता है तो कौन सी अक्षमता है। ऑप्शन ए अबनॉर्मलिटी यानी कि असामान्यता है, बी यानी कि डिसेबिलिटी अक्षमता है, ऑप्शन सी इम्पेयरमेंट यानी कि बाधिता है, या ऑप्शन डी अफेजिया यानी कि अफेजिया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अफेजिया, क्योंकि अफेजिया भाषा से संबंधित है और व्यक्त करने से संबंधित भी है, जिसमें प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसीलिए हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 24 जो आपके सामने है कि कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे की असामाजिक या आपराधिक गतिविधि को संदर्भित करता है। ऑप्शन ए जुवेनाइल डेलिक्वेंट यानी कि किशोर अपराधी, ऑप्शन बी अनएथिकल बिहेवियर यानी कि अनैतिक आचरण, या ऑप्शन सी ए एंड बी और बा दोनों, या फिर ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जुवेनाइल डेलिक्वेंट यानी कि किशोर अपराधी। किशोर अपराधी क्यों है? आप जानते हैं कि जो अनैतिक आचरण है वो एक छोटा बच्चा भी कर सकता है, लेकिन जब छोटा बच्चा कोई गलत तरीके का काम कर देता है तो उसको हम अपराधी इसलिए नहीं मानते, क्योंकि हालांकि वो बाल अपराधी की श्रेणी में आता है, लेकिन जब असामाजिक और आपराधिक गतिविधि एक बड़े लेवल पर लॉ के अकॉर्डिंग हो जाती है तो वो किशोर अपराधी, क्योंकि वो 18 साल से ऊपर हो जाता है। अनैतिक आचरण व्यवहार एक अलग चीज़ है, अनैतिकता करना, किसी के साथ अच्छे से बातचीत ना करना, लेकिन अपराधी का मतलब है किसी का मर्डर कर देना, वो अपराध बड़ा वाला हो गया। लेकिन यहाँ पर अनैतिक आचरण मतलब किसी के साथ अच्छे से बिहेव ना करना। अब किसी, मान लीजिए कोई आपसे बड़ा है, अब उसके सामने कैसे खड़े होते हैं, कैसे बैठते हैं, उनकी इज्जत ना करना, तो ये एक प्रकार का अनैतिक आचरण हो जाता है। लेकिन अपराध एक अलग चीज़ है, तो इसलिए वो असामाजिक या आपराधिक गतिविधियों को संदर्भित करता है। क्वेश्चन नंबर 25 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये बार बार पूछा जाता है चाहे कोई भी एग्जाम हो, कि CWSN का पूरा नाम है। ऑप्शन ए चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ऑप्शन बी चिल्ड्रन विद सेकेंडरी नीड्स, ऑप्शन सी चिल्ड्रन विद स्कूल नीड्स, ऑप्शन डी चिल्ड्रन विद शिक्षा नीति। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो ये रहे आज के हमारे MCQ सीरीज 21 के 25 प्रश्न। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे, लेकिन यदि आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, एंड यदि कोई आपका सुझाव है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, बताएं मुझे। किसी भी तरीके का कोई सुझाव है, किसी भी तरीके का कोई सवाल है इस सीरीज से संबंधित, तो आप ज़रूर करें। मैं कोशिश करूंगा कि आपको जवाब ज़रूर दूं। अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिए, इससे क्या होगा कि आपके साथ साथ आपका दोस्त भी सीख पाएगा।
तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बेहतर पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ थैंक यू में टी कट गया है। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो बाकी की एक्टिविटी भी आप कर सकते हैं। अगेन थैंक यू।